हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे आपके एनसीईआरटी बुक की चैप्टर नंबर 3 जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन जो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में है, ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 is called a linear equation. The condition is a should not be equal to 0 and b should not be equal to 0. ठीक है, तो कहीं भी अगर हम लिखते हैं जैसे 2x plus 3y plus 10 equal to 0, मान लीजिए मैंने कोई इक्वेशन लिया 2x plus 3y plus 10 equal to 0, तो क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? Of course it is of the form ax plus by plus c equal to 0. तो ऐसी किसी भी इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सो नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। वी विल टेक द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, और इससे हम समझेंगे कि हम एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को किन किन तरीकों से और कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो बच्चों देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। ये कहता है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, represent the situation algebraically and graphically। ठीक है, तो क्वेश्चन ने हमें कहा है कि इस सिचुएशन को हम एल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करें और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। ये हमसे कह रहा है कि एक पिता अपनी बेटी से कह रहा है, अ फादर इज टेलिंग हिज डॉटर कि 7 years अगो यानी 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, यानी कि 7 साल पहले मेरी जो उम्र थी वो तुम्हारी उस समय की उम्र की 7 गुनी थी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि आफ्ताब की प्रेजेंट एज x है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब bx। ठीक है, आफ्ताब की प्रेजेंट एज x हो गई और इनकी जो बेटी है उसकी प्रेजेंट एज को हम y मान लेते हैं। ठीक है, लेट हर डॉटर्स प्रेजेंट एज भी y। ठीक है, देखिए यहां हम पढ़ाई कर रहे हैं इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहां जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे यहां पे हमें 2 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, और यहां मैंने पहली वेरिएबल जो है वो माना है प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब bx, दूसरी जो वेरिएबल है डॉटर की प्रेजेंट एज को मैंने मान लिया है y। अब जो आफ्ताब कह रहा है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी? x-7, और इनकी बेटी की एज 7 साल पहले कितनी हो जाएगी? y-7। But Aftab is telling that 7 years ago I was 7 times as old as you, यानी कि 7 years ago he was 7 times as old as his daughter। 7 years ago Aftab was 7 times as old as his daughter। तो हमें इक्वेशन क्या मिली? x-7 इक्वल टू 7 इंटू y-7। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x-7 इक्वल टू 7y-49, 7y-49, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं x-7y-7 प्लस 49। ठीक है, तो -7 प्लस 49 कितना हो जाएगा? प्लस 42 इक्वल्स टू 0। तो जो मेरी पहली लीनियर इक्वेशन आई वो है x-7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0। इसे हम पहली इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ यानी कि आज से 3 साल के बाद आफ्ताब कहता है आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो 3 साल के बाद क्या होगा? आफ्ताब की एज हो जाएगी x+3 और इनकी बेटी की एज हो जाएगी y+3। एंड व्हाट इज आफ्ताब टेलिंग? 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी देन। सो 3 times as old as his daughter। So 3 साल के बाद क्या होगा? आफ्ताब is 3 times as old as his daughter। ठीक है, so what equation we are getting here? x+3 equal to 3 into y+3। ठीक है, so this will become x+3 equals to
x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 9, ठीक है, x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 9. So we can also write it as x minus 3y minus 6 equals to 0 and this is my equation number 2. ठीक है, तो बच्चों हमें क्या इक्वेशन मिली, x minus 3y minus 6 equals to 0. सो क्वेश्चन में जो दूसरी कंडीशन है उसके हिसाब से हमें इक्वेशन मिल गया x minus 3y minus 6 equals to 0. So here we are getting how many equations? 2 linear equations. ठीक है, so that is why in this chapter we are dealing with pair of linear equation in 2 variables. क्वेश्चन ने हमें क्या कहा है, represent the situation algebraically and graphically. So the algebraic expressions we have already got as 2 equations. इसे ही हम कहते हैं algebraic representation. ठीक है, ये दोनों equations algebraic representation है इस प्रॉब्लम के लिए. So my answer will be these 2 equations. These 2 equations are algebraic expressions, ठीक है, which are representing this problem. अब कह रहा है कि ग्राफिकली भी इसे रिप्रेजेंट करिए. ठीक है, अब इन 2 इक्वेशंस को हमें ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है. अब आगे हम देखते हैं इस क्वेश्चन में इन दोनों इक्वेशंस को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक, तो बच्चों अब हम देखेंगे कि इस इक्वेशन को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, हमारी जो 2 दी हुई इक्वेशंस हैं वो है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0. हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली प्लॉट करना है. अब आप एक बात जानिए, कोई भी लीनियर इक्वेशन जो इस फॉर्म पे होती है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0, सो दिस इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. ऐसी एक इक्वेशन हमेशा एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, ये हमेशा एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी. अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन की कोरिस्पॉन्डिंग लाइन ग्राफ पे कैसी होगी. तो पहले हम ये ग्राफ के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं. ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं ये हो जाती है हमारी x एक्सिस और ये हो जाती है हमारी y एक्सिस. ठीक है, सो दिस इज ओरिजिन and this is positive x-axis, this is negative x-axis, this is positive y-axis and this is negative y-axis. ठीक है, इतना आपको पता है पहले से. अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशंस को एज अ लाइन यहाँ पे प्लॉट कर देना है. ठीक है, तो पहले हम पहली इक्वेशन को देखते हैं, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0. सो डेफिनेटली इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा, कोई ना कोई x की वैल्यू और कोई ना कोई y की वैल्यू, ठीक है, सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को. ठीक है, अब वो हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, x और y की 2 पेयर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल लेंगे. ठीक है, मान लीजिए x की वैल्यू मैंने 0 ली. अगर मैंने इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 ली तो क्या होगा, x की वैल्यू 0 लेने पे x0 माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42. ठीक है, सो माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल्स टू 42/7, सो दिस विल बिकम 6. ठीक है, तो x की वैल्यू अगर मैंने 0 ली तो y की कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, 6. तो एक सॉल्यूशन हमें ये मिल गया 0,6, ये एक सॉल्यूशन हो गई इस इक्वेशन की. ठीक है, अब मान लीजिए मैं दूसरी पेयर ऑफ सॉल्यूशंस निकालता हूँ. इसी इक्वेशन के लिए एक और पेयर ऑफ सॉल्यूशंस हम निकालेंगे. ठीक है, तो इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने x की वैल्यू को चेंज कर दिया. पहले मैंने 0 लिया और y की वैल्यू निकाल ली. मैं x की वैल्यू इस बार 7 लेता हूँ. तो x की वैल्यू अगर मैं 7 लेता हूँ तो इक्वेशन विल बिकम 7 माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42. ठीक है, तो माइनस 7y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस 49 और y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7. तो x की वैल्यू अगर मैंने 7 ली तो y की वैल्यू भी 7 हो जाएगी. अब सवाल ये है कि मैंने यहाँ x की वैल्यू 0 क्यों ली, यहाँ x की वैल्यू मैंने 7 क्यों ली, मैंने कोई और वैल्यू क्यों नहीं ली. इसका सिंपल सा जवाब है, आप x की जो मर्जी चाहे आप वो वैल्यू ले सकते हैं. आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं. लेकिन फॉर कन्वीनियंस मैंने यहाँ 0 इसलिए लिया सो दैट इट विल बी ईजियर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. अब मैंने यहाँ 7 क्यों लिया दूसरी बारी में,
7 मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे अगर मैं गौर से देखूं अपने पहले इक्वेशन को, तो मुझे दिख रहा है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0। तो मुझे पता है कि 42 एक मल्टीपल है 7 का, 42 तो इधर जाएगा राइट हैंड साइड में। तो x की कोई ऐसी वैल्यू मैं ऐड करूं 42 में कि ये 7y से ये चीज़ सीधे सीधे सॉल्व हो जाए, यानी कि 7 की मल्टीपल मुझे यहाँ मिले। तो यहाँ 42 है, अगर मैं इसमें 7 और ऐड कर दूं तो ये 49 बन जाएगा। सो इट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, तो मैंने इसलिए यहाँ 7 लिया। 42 प्लस 7 49, इट विल बी अ मल्टीपल ऑफ -7। मैं -49 को इधर लाऊंगा और मुझे y की एक इंटीग्रल वैल्यू मिल जाएगी, मुझे y की एक कंप्लीट वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर आप चाहें तो एग्जाम में या बनाते समय x की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, उसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू y की आपकी जो भी आएगी x, y वो सॉल्यूशन होगी। सो इन दिस पर्टिकुलर केस जो हम सॉल्व कर रहे हैं, हमें जो दो सॉल्यूशंस मिली इस इक्वेशन के लिए वो हैं 0,6 और 7,7। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 0,6 यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। वैसे ही दूसरी सॉल्यूशन x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू भी 7 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट्स को ग्राफ पे ले जाएंगे। ठीक है, इस इक्वेशन की जो दो सॉल्यूशंस आई, इनकी कोरस्पॉन्डिंग जो दो पॉइंट्स बन रही हैं, इनको हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो क्या प्लॉट करना है हमें? 0,6 और 7,7। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको आप एक ग्राफ पेपर में जब प्लॉट करेंगे तो ज़्यादा ईजियर होगा। यहाँ पे मैं एक अप्रॉक्सीमेट ग्राफ बनाकर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो इसे हम एक 2 पॉइंट्स की गैप मान लेते हैं। ठीक है, तो 0,6, ठीक है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है। वैसे ही ये -2, -4, -6, -8, कुछ इस तरह से हम ग्राफ को मानकर चलेंगे। ठीक है, तो 0,6 कहाँ होगी? 0, x एक्सिस 0 यानी कि यहाँ पे, y एक्सिस पे कितनी? 6 यानी कि यहाँ पे। तो ये पॉइंट 0,6 हमें कहाँ मिलेगी? कुछ यहाँ पे। ठीक है, दूसरी पॉइंट क्या है? 7,7 यानी कि x एक्सिस पे 7 कुछ यहाँ पे और y एक्सिस पे भी 7 कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो ये लाइन हमें मिल गई यहाँ पे 7,7। ठीक है, तो अब ये दोनों पॉइंट एक लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। ये दोनों पॉइंट कहाँ लाई करेगी? एक स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, ये हो गई मेरी लाइन। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? इस इक्वेशन को। और इस इक्वेशन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। हमने जो दो पॉइंट्स निकाले थे, ये दोनों क्या हैं? दे रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। अब यही काम हम किसके लिए करेंगे? नेक्स्ट वाली इक्वेशन के लिए। यहाँ पे इक्वेशन क्या है? x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया? पहले x की वैल्यू 0 ले ली, तो y की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आएगी? -2। x की वैल्यू 0 ली तो ये क्या हो जाएगा? 0 माइनस 3y इज इक्वल टू, ये 6 उधर जाएगा तो y इज इक्वल टू -2। ठीक है, सिमिलरली मैंने क्या किया? नेक्स्ट टाइम y की वैल्यू 0 ले ली। ठीक है, 0 लेने से कन्वीनियंस होता है और कुछ नहीं, आपकी मर्जी। आप y की वैल्यू 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल के निकाल सकते हैं। तो मैंने y की वैल्यू 0 ले ली, y की वैल्यू 0 ली तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगी, तो x इक्वल टू 6 हो जाएगी, x इक्वल टू 6। तो जो दो पेयर ऑफ सॉल्यूशंस अब हमें मिल रहे हैं सेकंड वाली इक्वेशन के लिए, वो क्या है? 0,-2 और 6,0। ठीक है, 0,-2 और 6,0। अब इसे प्लॉट करते हैं। लेट्स ड्रॉ दिस लाइन कोरस्पॉन्डिंग टू सेकंड इक्वेशन। तो अब हम अपनी दूसरी इक्वेशन की कोरस्पॉन्डिंग लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए मैंने इस इक्वेशन की दो सेट ऑफ सॉल्यूशंस निकाल ली। पहली सॉल्यूशन है 0,-2, दूसरी है 6,0। सो लेट अस प्लॉट दिस 2 पॉइंट्स नाउ ऑन द ग्राफ। So the first point is 0,-2. So this is 0,
comma -2. Next point is 6, 0. So this point will be 6, 0. Now we can join these 2 points and get the straight line which is representing this particular equation. तो ये है हमारा तरीका किसी भी इक्वेशन को ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए। हमें कुछ नहीं करना है, उस इक्वेशन की 2 सेट ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं और उन दोनों पॉइंट्स को हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके दोनों पॉइंट्स को जोड़कर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, एंड दैट इज कॉल्ड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये तरीका है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जहां हमें कहा जाए represent the situation algebraically and graphically. So this is the algebraic representation and this is the graphical representation. I hope I was clear with this process. बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो बच्चों अब हम करते हैं आपके एक्सरसाइज 3.2 के पहले क्वेश्चन की पहली पार्ट। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड सॉल्व देम ग्राफिकली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हमें कहता है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड सॉल्व देम ग्राफिकली। तो पहले हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाना है इस प्रॉब्लम का, जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनता है फिर उसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करके सॉल्यूशन लाना है। तो पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज। तो यहाँ पे हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया है और ये कहता है कि गर्ल्स की जो नंबर है वो 4 मोर है देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो हमें इसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस कैसे बनेंगे, तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी x, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ हम x मान लेते हैं। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। ठीक है, तो हमने बॉयज़ के नंबर को x मान लिया और गर्ल के नंबर को y मान लिया। क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ने ही पार्ट लिया है मैथमेटिक्स क्विज में। इसका क्या मतलब हुआ, बॉयज़ और गर्ल्स मिलके कितने हैं, 10 हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, पहली इक्वेशन हमें मिल गई। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, y। तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़ है, इट इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ बॉयज़ कितनी है, x है, तो x में 4 जब जोड़ेंगे तब हमें नंबर ऑफ गर्ल्स मिलेगी। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि x प्लस 4 इज इक्वल्स टू y हो जाएगी। नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस 4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स है। ठीक है, तो दिस विल बी माई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। तो पहला पार्ट तो हमने कर लिया, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब हमें कह रहा है कि सॉल्व दिस इक्वेशंस ग्राफिकली, हमें ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि इनका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम समझेंगे कि ग्राफ प्लॉट करके हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे बच्चों। अब हम आगे की पार्ट करेंगे। जो मेरे 2 इक्वेशंस आए थे यहाँ पे, हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 4 प्लस एक्स जो दूसरी इक्वेशन थी, इसको भी हम लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये 2 मेरे इक्वेशंस एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म में बनेंगे। अब मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में क्या सिखाया था कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। तो हम एक इक्वेशन की 2 पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालते हैं, फिर दूसरी इक्वेशन की 2 पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालते हैं, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इसके भी कोरस्पॉन्डिंग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 2 इक्वेशन की 2 लाइन बन जाएगी और ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हमारी सॉल्यूशन हो जाती है। ठीक है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वही सॉल्यूशन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, इसके लिए मैंने 2 सॉल्यूशंस निकाले इनके। मैंने मान लिया कि x 0 है। अब अगर x 0 हो गई तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ये आप खुद भी प्रैक्टिस करके निकाल सकते हैं। दूसरे केस में मैंने क्या किया, y को 0 ले लिया, y को 0 लिया तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो मेरे पास 2 सॉल्यूशन आ गए पहले इक्वेशन की। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, आप x या y की कोई भी वैल्यू लेकर दूसरी की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं 0 और 0 लिया कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया,
दूसरी इक्वेशन की भी दो सॉल्यूशंस ऐसे ही निकाल ली। x की वैल्यू 0 लिया तो y की वैल्यू 4 आ गई, फिर x की वैल्यू को 2 ले लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब क्या करेंगे, इन दो वैल्यूज को लेके, इन दो पेयर ऑफ वैल्यूज को लेके हम ये दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। दोनों पॉइंट्स क्या क्या हैं, 0,10 और 10,0। ठीक है, पहली पॉइंट क्या है, 0,10। 0,10 कहाँ होगी, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 10, तो ये हो गई 0,10। दूसरी वैल्यू क्या है, 10,0, तो दूसरी पॉइंट कहाँ आएगी, 10। ठीक है, 10,0, ये हो गई मेरी 10,0। ठीक है, मैंने एक गैप को 2 काउंट किया है, एक गैप को मैंने 2 काउंट किया है। ठीक है, अब जब अपनी ग्राफ शीट पे जब ग्राफ बनाएंगे तब और एक्यूरेटली आप बना पाएंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरे इक्वेशन की ये दो वैल्यूज आई हैं, क्या क्या वैल्यूज आई हैं, 0,4 एंड 2,6। ठीक है, अब ये दो सॉल्यूशंस हैं इस इक्वेशन के, यानी कि अब इन दोनों पॉइंट्स को भी हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। 0,4, 0,4 कहाँ होगी, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 4, 0,4 ये पॉइंट हो गई, और 2,6। ठीक है, तो 2,6, 2 यहाँ पे और 6 ऊपर, तो 2,6 ये हो गई। तो मेरी दूसरी लाइन क्या होगी, कुछ ऐसे होगी, ये कुछ सीधा नहीं बन पाया, इसे फिर सीधा कर लेंगे, कुछ ऐसे होगी। ठीक है, और मेरी पहली लाइन कैसी होगी, ये यहाँ से यहाँ जाएगी। ठीक है, इन दो पॉइंट्स को हम कनेक्ट करेंगे, सो दिस विल रिप्रेजेंट माई लाइन फॉर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो दिस विल गो समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो मेरे पास अब दो लाइंस मिल चुके हैं, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो दिस इज माई सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दोनों लीनियर इक्वेशन की कोरस्पॉन्डिंग दो लाइंस मैंने ड्रॉ कर लिया है, ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करेंगे दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। वही पॉइंट जो होगी वो हो जाएगी सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है y एक्सिस पे ये कुछ इन द मिडिल ऑफ 6 और 8 है, तो 7, और हियर इट इज इन द मिडिल ऑफ 2 and 4, सो दिस इज 3, सो 3,7। सो दिस पॉइंट इज 3,7। आप जब ग्राफ शीट पे बनाएंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होगी। सो 3,7 इज माई सॉल्यूशन। ठीक है, 3,7 क्या है, x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 7। दिस इज माई आंसर। लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। ये हमने स्टार्ट किया था ऐसे, सो द नंबर ऑफ बॉयज इज 3 एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7। ऐसे बनाएंगे हम एक क्वेश्चन को ग्राफिकली। ठीक है, तो पहले उसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकाला, फिर ग्राफ प्लॉट करके ग्राफिकली उसकी सॉल्यूशन निकाली। पूरा प्रोसीजर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार फिर रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन में जब भी कहे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना, तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसकी कोरिस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को निकालिए, और जब कहे सॉल्यूशन को ग्राफिकली निकालना है, इसका मतलब इन दो इक्वेशंस की कोरिस्पॉन्डिंग लाइंस को हमें प्लॉट करना है, जहाँ पे भी वो इंटरसेक्ट करेंगी वही मेरी क्वेश्चन की सॉल्यूशन हो जाएगी। ठीक है, आई होप दिस वाज वेरी क्लियर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, p1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये जो दो पेयर ऑफ लाइन्स गिवन हैं, हमें बताना है कि इनकी कोरिस्पॉन्डिंग जो लाइन्स हैं, यानी कि ये जिन लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पे, या पैरेलल हैं, या कोइंसिडेंट हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों लाइंस जो हैं, क्या ये इंटरसेक्ट करेंगी, क्या ये पैरेलल हैं, या फिर ये कोइंसिडेंट हैं। कोइंसिडेंट का मतलब दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड हैं। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर हैं। अब हम ये चीज़ें पता कैसे करेंगे, ये जो तीनों कंडीशंस हैं, इन्हें हम पता कैसे करेंगे कि कौन सी कंडीशन इस पेयर ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो बच्चों, मैं आपको अब एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि यहाँ पे हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये रेशियोज यूज़ करके ही हम पता करते हैं कि कौन सी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है।
यहाँ अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो गई, ठीक है, अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो गई, इसका मतलब लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, इसका मतलब दोनों लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है वो है इफ a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तो इस कंडीशन में द लाइंस आर कोइंसिडेंट, ठीक है, द लाइंस आर कोइंसिडेंट। इसका मतलब एक लाइन है और इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग का मतलब हो गया एक लाइन है और इसको दूसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तीसरी कंडीशन होती है इफ a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है। यानी कि a1 बाई a2 की जो रेशियो है वो b1 बाई b2 के तो बराबर है, पर c1 बाई c2 रेशियो के बराबर नहीं है। तो इस केस में दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है, दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल हो जाती हैं। यानी कि एक लाइन कुछ ऐसे और दूसरी लाइन सीधे उसके पैरेलल, ठीक है। तो हमारे पास अब तीनों के कोरिस्पॉन्डिंग फॉर्मूलाज हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि एक गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जो कोरिस्पॉन्डिंग लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी, कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल होंगी। मैंने तीनों का फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन कर दिया है। हमें a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 पहले कैलकुलेट करना है और फिर हमें चेक करना है कि वेदर दे आर नॉट इक्वल, विच मीन्स a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, या फिर वो तीनों रेशियोज बराबर हैं, या फिर उनमें से a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 है बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है। इन कंडीशंस के हिसाब से हम डिटरमाइन कर लेंगे वेदर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल। नाउ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident, ठीक है। तो यहाँ दी हुई इक्वेशन है मेरे पास 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। हमें पता करना है वेदर दे इंटरसेक्ट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। कैसे पता करेंगे, फॉर्मूला हमने देख रखा है। फॉर्मूला क्या है, हमें निकालना है रेशियो a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2, ठीक है। बेस्ड अपॉन दिस वैल्यूज वी कैन फाइंड आउट द आंसर। सो यहाँ पे a1 बाई a2 क्या है 5 बाई 7, b1 बाई b2 क्या है -4 बाई 6 विच इज -2 बाई 3, c1 बाई c2 क्या है -8 बाई 9। सो वी कैन सी दैट a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, क्योंकि इसकी वैल्यू 5 बाई 7, इसकी वैल्यू -2 बाई 3। सो a1 बाई a2 not equals to b1 by b2. It means the lines are intersecting each other. क्यों, क्योंकि a1 by a2 is not equal to b1 by b2. So this is intersecting. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहां भी हमें रेशियो फाइंड आउट करना है a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2. So let us find out क्या हो गया। a1 by a2 9 by 18 which is 1 by 2. b1 by b2 क्या हो जाएगा 3 by 6 which is again 1 by 2. What is c1 by c2? 12 by 24. So again this is 1 by 2. So what we can see from here is a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारी लाइंस हैं कोइंसिडेंट, ठीक है, क्योंकि ये तीनों वैल्यूज इक्वल हो गए इसीलिए हमारी लाइंस हो गई कोइंसिडेंट। So this is the way we are going to find out whether the lines are intersecting, parallel or coincident. तो बच्चों अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ हमें कहा जा रहा है on comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. अब ये consistent और inconsistent क्या है, ठीक है। तो if any pair of linear equations is having a solution either distinct और not distinct। अब इसका क्या मतलब है कि किसी भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का अगर सॉल्यूशन निकलता है
तो हम उसे कंसिस्टेंट कहते हैं। और अगर इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो हम उसे इनकंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो अगर इन दो इक्वेशंस के कोरस्पॉन्डिंग जो लाइंस होती हैं अगर वो दोनों कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम सॉल्यूशन ऑफ दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए इन दो इक्वेशंस के लिए या किसी भी दी गई दो इक्वेशंस के लिए कोरस्पॉन्डिंग लाइंस कुछ ऐसी हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है 3 केसेस होती हैं, या तो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, या तो लाइंस सुपर इम्पोज होंगी, या फिर दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। तो इन दिस 2 केसेस यानी कि अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं या एक दूसरे पे सुपर इम्पोज्ड हैं, ठीक है, तो इस केसेस में इसे हम कंसिस्टेंट कहते हैं। कहने का मतलब कि इन दोनों केसेस में सॉल्यूशंस आती हैं इक्वेशंस की, बट अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये दो लाइंस पैरेलल तो कभी एक दूसरे से मिलेंगे ही। दिस 2 लाइंस आर नेवर गोइंग टू मीट ईच अदर एंड दैट इज व्हाई इन दिस केस देयर इज नो सॉल्यूशन, और इसलिए पेयर ऑफ इक्वेशंस हो जाएंगी इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सो इन दिस केस वी आर हैविंग वन डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। इन दिस केस सिंस दिस 2 लाइंस आर सुपरइम्पोज्ड ऑन ईच अदर, they are coincident, so we have infinitely many solutions। क्यों? क्योंकि दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर हैं, सो वो बहुत सारी पॉइंट्स पे एक दूसरे को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, यहाँ पे वेयर आर दे इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, सो वी विल हैव ओनली वन सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दे आर एक्चुअली कोइंसिडेंट, सो वी विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इन either case we are having solution, that is why the pair of equations are consistent। What is happening in the third case? These 2 lines are parallel, they are not intersecting each other, so they do not have any solution, and since these 2 equations have no solution, the equations are inconsistent। Clear है? अगर parallel है या coincident है तो equations are consistent, अगर intersecting है और coincident है so they are consistent, अगर पैरेलल हैं तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब ये तीनों निकालने का तरीका तो आपको पता है कि रेशियोज यूज़ करके हम पता कर लेते हैं कि वेदर दे आर इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपकी जो इक्वेशन दी है 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7। सो वी विल फाइंड आउट द रेशियोज। a1/a2 = 3/2, b1/b2 = -2/3 and c1/c2 = 5/7। I'm sorry, it will be -5/7, that is again 5/7। ठीक है, so we can see that a1/a2 is not equal to b1/b2। ठीक है, a1/a2 is not equal to b1/b2, which means the 2 lines are intersecting each other, so they will definitely have a solution and therefore the equations are consistent। ठीक है, the pair of equations are consistent। तो ऐसे हम पता करते हैं whether the pair of equations are consistent or not। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पर आज अपनी लेसन को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ एक्सरसाइज 3.3 के साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और किसी भी वैल्यूएबल सजेशन को हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।